गुड डे टू ऑल एंड वेलकम अगेन। नेक्स्ट टॉपिक हम द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ लेते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ की आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, मूल तथा तना लंबाई में एपिकल मेरिस्टेम की सहायता से बढ़ेगा या शीर्षस्थ विभज्योतक की सहायता से बढ़ते हैं। तो शीर्षस्थ विभज्योतक की सहायता से इनकी लंबाई में वृद्धि को हम प्राथमिक वृद्धि कहेंगे या प्राइमरी ग्रोथ कहेंगे। अधिकांश द्विबीजपत्रियों में प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त इनकी मोटाई भी बढ़ती है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि लंबाई के साथ साथ मोटाई का भी बढ़ना। जो लंबाई बढ़ रही है वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ रही है, तो उसको तो हमने प्राइमरी ग्रोथ बोल दिया। और जो मोटाई बढ़ेगी उसको हम द्वितीयक वृद्धि कहेंगे, यानी मोटाई का बढ़ना द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। यह एक बीजपत्री मूल तथा तने में नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे कि मोनोकोट रूट में और स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। जिम्नोस्पर्म के तने और मूल में भी द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में, स्टेम में भी और रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है। बिल्कुल आप लोगों को ध्यान देना है। जो उत्तक द्वितीयक वृद्धि में भाग लेते हैं उन्हें हम लेटरल मेरिस्टेम या पार्श्वीय मेरिस्टेम, सबन कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है कि द्वितीयक वृद्धि में भाग लेने वाले जो उत्तक हैं उनमें पार्श्वीय मेरिस्टेम, जिसे हम लेटरल मेरिस्टेम कहेंगे, सबन कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम हम कहते हैं। तो आपको ये नाम भी ध्यान रखना है। आगे हम वेस्कुलर कैम्बियम की बात करते हैं। मेरिस्टेमी सतह जो सबन उत्तक, जाइलम तथा फ्लोएम को काटती है। तो ऐसी मेरिस्टेम से बनी हुई सरफेस जो जाइलम और फ्लोएम को कट करेगी उसे हम वेस्कुलर कैम्बियम कह देंगे। शैशव तना में यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एकल सतह के रूप में खंडों में होती है। जब तना छोटा होता है या शिशु अवस्था में होता है तब यह वेस्कुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच एक इकहरी सतह के रूप में और टुकड़ों में या खंडों में मिलती है। बाद में यह एक संपूर्ण छल्ले में चेंज हो जाती है, बिल्कुल एक रिंग बना लेती है और रिंग में चेंज हो जाएगी, तो वेस्कुलर रिंग हम इसे बोल देंगे। आगे हम कैम्बियमी छल्ले का बनना देखते हैं या कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन देखते हैं या इसकी एक्टिविटी देखते हैं। तो द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक जाइलम तथा प्राथमिक फ्लोएम के बीच में स्थित कैम्बियम, तो फिर से आपको ध्यान देना है, प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम के बीच में स्थित कैम्बियम को हम अंतःपुलीय कैम्बियम या इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है। मध्यांश किरणों की कोशिकाएं जो अंतःपुलीय कैम्बियम के समीप होती है। आगे हम मेडुलरी रेज की बात करें तो इनकी जो कोशिकाएं इस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के समीप होती है, ये मेरिस्टेमी या विभज्योत की हो जाती है और एक अंतःपुलीय कैम्बियम बनाती है। तो बिल्कुल फिर से आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट जो कैम्बियम बनेगी वो इंटरफेसिकुलर बनेगी। तो अंतःपुलीय को हम बोल देंगे इंट्राफेसिकुलर और अंतरापुलीय कैम्बियम को हम बोल देंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इस प्रकार कैम्बियम का एक खंड अखंड छल्ला बन जाता है। इस प्रकार कैम्बियम का एक पूरा छल्ला बन जाता है। अखंड का मतलब जिसकी बाउंड्री कहीं से भी कटी फटी नहीं होती है। इस प्रकार का छल्ला या रिंग यहाँ पर बन जाती है। आगे हम कैम्बियम छल्ले की क्रिया या जो आपका कैम्बियम रिंग है उसकी क्या एक्टिविटी होगी या किस प्रकार से वो एक्शन करेगा उसकी बात करते हैं। कैम्बियम छल्ला सक्रिय हो जाता है और बाहर तथा भीतर दोनों ओर नई कोशिकाएं बनाता है। यानी जो आपका कैम्बियम छल्ला या कैम्बियम रिंग है वो एक्टिव हो जाती है और इंटरनली और आउटर साइड में ये न्यू कोशिकाएं बनाएगी। जो कोशिकाएं पित्त की ओर बनती है वे परिपक्व होने पर द्वितीयक जाइलम, पित्त की ओर बनने वाली कोशिकाएं द्वितीयक जाइलम बनाती है तथा परिधि की ओर बनने वाली जो कोशिकाएं हैं वो द्वितीयक फ्लोएम बनाती है। कैम्बियम प्राय भीतर की ओर अधिक सक्रिय होता है जबकि बाहर की ओर इतना सक्रिय नहीं होता। यानी भीतरी भाग में कैम्बियम की सक्रियता ज़्यादा पाई जाती है और बाहरी भाग में कम पाई जाती है। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक जाइलम अधिक बनता है। तो भीतर की तरफ पित्त की तरफ द्वितीयक जाइलम बन रहा है तो द्वितीयक जाइलम जो है वो अंदर की तरफ अधिक बनता था, द्वितीयक फ्लोएम कम बनता है। द्वितीयक फ्लोएम शीघ्र ही एक सघन पिंड बना लेता है या पिंड में बदल जाता है। अंततः प्राथमिक तथा द्वितीयक फ्लोएम शनै शनै दब जाते हैं और इस प्रकार से प्राथमिक और द्वितीयक फ्लोएम जो है वो धीरे धीरे दबाव में आ जाते हैं या दब जाते हैं, क्योंकि द्वितीयक जाइलम अखंड रूप से बनते रहते हैं। द्वितीयक जाइलम लगातार बनते रहते हैं तो ये प्राथमिक और द्वितीयक फ्लोएम को दबा देते हैं। प्राथमिक जाइलम केंद्र में तथा केंद्र के आसपास लगभग वैसे ही बने रहते हैं जैसे कुछ स्थानों पर
कैम्बियम पैरेन्काइमा की एक संकरी पट्टी भी बनाते हैं। जो प्राथमिक जाइलम है वो केंद्र भाग में भी वैसे ही बने रहेंगे और केंद्र के आसपास भी वैसे ही बने रहेंगे जैसे वो पूर्व बने हुए थे। कुछ स्थानों पर कैम्बियम पैरेन्काइमा की एक सकड़ी पट्टी बनाते हैं। पैरेन्काइमेटस एक सकड़ी पट्टी बनाएगा कैम्बियम। यह पट्टी द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम में होकर अरीय दिशाओं में जाती है और इनको हम सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहते हैं। यानी ये जो सकड़ी पट्टी यहाँ पर कैम्बियम पैरेन्काइमा की बनी हुई है, ये पट्टी द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम में होकर रेडियल डायरेक्शन में जाती है और इनको हम सेकेंडरी मेडुलरी रेज या द्वितीयक मज्जा किरण कह देंगे। आगे हमारे पास है बसंत दारू तथा शरद दारू, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। कैम्बियम की क्रिया शरीर क्रियात्मक तथा पर्यावरणीय कारकों से नियंत्रित होती है। जो कैम्बियम की एक्टिविटी है वो फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु समान नहीं रहती है। जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं वहाँ पर क्लाइमेट जो है वो एक समान नहीं बना रहता है, चेंज होता रहता है। बसंत के मौसम में कैम्बियम बहुत अधिक सक्रिय पाई जाती है। तो स्प्रिंग, जो बसंत है आपकी, स्प्रिंग का जो सीजन है उसमें कैम्बियम बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और अधिक संख्या में वाहिकाएँ या वेसल्स बनाती है जिसकी गुहिका चौड़ी होती है। इनकी जो कैविटी होती है वो चौड़ी पाई जाएगी। बसंत के मौसम में बनने वाली कास्ट को हम बसंत दारू या अग्र दारू कहेंगे। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। स्प्रिंग वुड या इसे अर्ली वुड के नाम से भी जाना जाता है, आपको अर्ली वुड भी ध्यान रखना है। स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड के नाम से इसे जाना जाएगा। सर्दियों में कैम्बियम कुछ कम सक्रिय होता है और सक्रिय वाहिकाएं बनाता है। सर्दियों के मौसम में उल्टा कैम्बियम की सक्रियता कम हो जाती है और ये सक्रिय वाहिकाएं बनाता है, बिल्कुल नैरो वेसल्स बनाता है। इस कास्ट को हम शरद दारू या पश्च दारू कहेंगे या ऑटम वुड, ऑटम वुड या इसे लेट वुड भी कहा जाता है। तो सर्दियों के मौसम में लेट वुड बनेगी और स्प्रिंग सीजन में आपकी अर्ली वुड बनेगी। बसंत का रंग हल्का होता है। बसंत या स्प्रिंग वुड का रंग जो होता है हल्का होता है और उसका घनत्व भी कम होता है। शरद दारू गहरे रंग की होती है, बिल्कुल डीप कलर लिए हुए होती है और उसका जो डेंसिटी है वो भी ज़्यादा होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो ऑटम वुड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और वो गहरे रंग की होती है। दो प्रकार के कास्ट एकांतर सकेंद्र वलय के रूप में यहाँ पर होते हैं। यानी दोनों प्रकार के कास्ट जो है वो एकांतर रूप से अल्टरनेटिव रूप से कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के रूप में पाए जाते हैं और इन्हें हम वार्षिक वलय कह देंगे, एनुअल रिंग्स हम इनको बोल देंगे। और आप इन वार्षिक वलयों को गिनकर वृक्ष की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। तो इन एनुअल रिंग्स को हम गिनकर वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं। आगे हमारे पास अंतःकास्ट, जिसको हम हर्टवुड बोलेंगे, हर्टवुड तथा सैपवुड। रस दारू जिसे हम बोलेंगे, ये रस दारू है, सर दारू नहीं है, रस दारू है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। लंबी आयु वाले वृक्षों में द्वितीयक जाइलम का अधिकांश भाग, विशेषतः तने का केंद्रीय भाग तथा सबसे भीतरी भाग काले भूरे रंग का हो जाता है। जो बूढ़े वृक्ष हैं या बहुत ज़्यादा लंबी आयु वाले वृक्ष होते हैं उनमें द्वितीयक जाइलम का जो भाग है, विशेषतः तने का केंद्रीय भाग या सबसे भीतरी भाग जो है वो गहरा काला भूरा हो जाता है और इसे ही हम अंतःकाष्ठ या कठोर दारू कहेंगे। इसे हम हर्टवुड या आप बोल सकते हैं हार्डवुड भी इसे बोल सकते हैं। अंतःकाष्ठ में बहुत से कार्बनिक यौगिक, जैसे इस हार्टवुड में टैनिन, रेजिन, तेल, गोंद, खुशबूदार पदार्थ और आवश्यक एसेंशियल ऑयल होते हैं। ये पदार्थ अंतःकाष्ठ को कठोर और चिरस्थायी स्टेबल बनाते हैं और लकड़ी को सूक्ष्म जीवियों और कीड़ों से बचाते हैं। इस क्षेत्र में मृत तत्व ज़्यादा होते हैं जिनकी भित्ति बहुत ही लिग्निनकृत होती है। लिग्निन आ गया तो वहाँ पर सारी कोशिकाएं मृत हो जाएगी। इसे हम वृद्ध दारू या हर्टवुड भी कहेंगे। अंतःकाष्ठ पानी का सेवन नहीं करता है, यह केवल तने को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, केवल मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करेगा स्टेम को। द्वितीयक जाइलम की परिधि क्षेत्र को हम सैपवुड या रसदारू कहेंगे, जो हल्के रंग का होता है और इसमें सजीव पैरेन्काइमी कोशिकाएं पाई जाती है। यानी सैपवुड में सजीव पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती है। ये मूल से पानी और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसका काम भी आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो बसंत दारू और शरद दारू हमने पढ़ी है और अंतःकाष्ठ और रस दारू हमने पढ़ी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से करेंगे। आगे हम कॉर्क कैम्बियम देखते हैं। जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती जाती है
त्यों त्यों बाहरी वल्कुट तथा बाह्य त्वचा की सतह टूटती जाती है। जो आपका एक्सटर्नल आउटर कॉर्टेक्स है और एपिडर्मिस है उसकी सतह टूटती जाएगी और उन्हें नई संरक्षित कोशिका सतह की आवश्यकता होती है, यानी उनको कंजर्व करने वाली नई सेल सरफेस यहाँ पर जरूरी हो जाती है। इसलिए एक दूसरे मेरिस्टेमी उत्तक तैयार हो जाता है और इस प्रकार से एक दूसरा मेरिस्टेमी उत्तक यहाँ पर बन जाता है जिसे हम कॉर्क कैम्बियम या कागजन, जिसे हम फैलोडम के नाम से भी जानते हैं, फेलोजन के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, कागजन को हम फेलोजन कहेंगे। और यह फेलोजन जो है प्राय वल्कुट क्षेत्र में विकसित होता है। बिल्कुल आपको ध्यान देना, ये वल्कुट क्षेत्र में विकसित होगा या बनेगा। यह कुछ सतही मोटी और संकरी पतली भित्ति वाली आयताकार कोशिकाओं का बना हुआ होता है। कागजन दोनों ओर, जो फेलोजन है वो दोनों ओर कोशिकाओं को बनाता है। बाहर की ओर की कोशिकाएं कॉर्क या काग में बढ़ जाती है जिसे हम फेलम कहेंगे। काग का मतलब फैलम होता है। और अंदर की ओर की कोशिकाएं द्वितीयक वल्कुट या कोक स्तर, काग स्तर का मतलब हो गया फैलोडम। तो डियर स्टूडेंट्स, फैलम, फैलोडम और फैलोजन में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप इसे अच्छे से याद करेंगे। विभाजित हो जाती है, द्वितीयक वल्कुट या काग स्तर में विभाजित हो जाती है अंदर की ओर की कोशिकाएं। कॉर्क में पानी प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति पर सुबेरिन का जमाव होता है जो कि पानी के लिए इम्परवियस होता है, लीक प्रूफ होता है। द्वितीयक वल्कुट की कोशिकाएं पैरेन्काइमी होती है। कागजन, काग और काग मिलकर परिचर्म बनाते हैं। ये वाला प्रश्न कितनी ही बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि पेरिडर्म में कौन कौन आता है। परिचर्म का मतलब हो जाता है पेरिडम, और पेरिडम में आपके फेलोजन प्लस फेलम प्लस फेलोडम तीनों ही आते हैं। तो ये तीनों मिलकर परिचर्म या पेरिडम बनाते हैं। कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण वल्कुट की बाहरी परत और बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है। अब कॉर्क कैम्बियम ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है तो कॉर्टेक्स की जो बाहरी परत है और बाह्य त्वचा पर दबाव डालेगा, प्रेशर डालेगा, और इस प्रेशर की वजह से और अंततः ये परतें मृत हो जाती है और उतर जाती है। क्रियाशील कॉर्क कैम्बियम के बाहर जितनी भी मृत कोशिकाएं हैं, यानी जो क्रियाशील कॉर्क कैम्बियम, उनके बाहर की मृत कोशिकाओं को हम छाल वर्क या बार्क के नाम से जानेंगे। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। छाल वर्क एक गैर तकनीकी शब्द है जो वाहिका कैम्बियम से बाहर तक के उत्तकों को संदर्भित करता है, इसमें द्वितीयक फ्लोएम भी शामिल है। यानी बार्क की हम बात करें तो बार्क के अंदर, बार्क की हम बात कर रहे हैं तो बार्क के अंदर पेरिडम जो हमने पढ़ा है, पेरिडम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम दोनों सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ पर पेरिडम और सेकेंडरी फ्लोएम मिलकर बार्क बनाएंगे। आगे देखिए, मौसम की शुरुआत में जो छाल बनती है या बार्क बनती है उसे प्रारंभी या कोमल छाल बोलेंगे हम। बिल्कुल इनिशियल या सॉफ्ट बार्क होती है। और मौसम के अंत में जो बार्क बनती है उसे हम पश्च या कठोर हार्ड बार्क बोलेंगे। कुछ क्षेत्रों में कागजन कॉर्क कोशिकाओं के बजाय बाहर की ओर पैरेन्काइमी कोशिकाएं बनाता है। जो कागजन है वो कॉर्क कोशिकाओं के बजाय बाहर की ओर पैरेन्काइमी कोशिकाएं बनाता है। ये पैरेन्काइमी कोशिकाएं बाह्य त्वचा पर फट जाती है और ये पैरेन्काइमी कोशिकाएं एपिडर्मिस पर फट जाती है और लेंस के आकार के छिद्र बनाती है। इन्हें हम वोतरंध्र या लेंटिस सेल्स के नाम से जानते हैं। ये बाहरी वायुमंडल तथा तने की भीतरी उत्तकों के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इनका काम आप ध्यान रखेंगे कि लेंटिस सेल का काम क्या है। और ये लेंटिस सेल जो है काष्ठीय वृक्षों में या वुडी ट्रीज में मिलते हैं। इनका काम है कि बाहरी वायुमंडल और तने के भीतरी उत्तकों के बीच गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। आगे मूल में द्वितीयक वृद्धि की हम बात करते हैं। द्विबीजपत्री मूल में 7 कैम्बियम का उद्भव पूर्णतः द्वितीयक होता है, यानी जो 7 कैम्बियम है वो द्वितीयक वृद्धि से ही बनता है। यह फ्लोएम बंडल के तुरंत नीचे परिरंभ उत्तक के कुछ भाग प्रोटोजैलम के ऊपर स्थित उत्तकों से उत्पन्न होता है। तो आप ध्यान देंगे कि ये जो 7 कैम्बियम है ये फ्लोएम बंडल के तुरंत नीचे बनता है। परिरंभ पेरिसाइकल उत्तकों के कुछ भाग इसमें सम्मिलित होते हैं और प्रोटोजैलम के ऊपर स्थित उत्तकों के द्वारा ये उत्पन्न होता है और एक अखंड लहरदार छल्ला बनाता है। बिल्कुल बिना टूटा हुआ एक लहरदार वेवी रिंग बनाता है। यह बाद में वृत्ताकार बन जाता है। इसके आगे की घटनाएं द्विबीजपत्री तने की तरह ही होती है जो ऊपर बताई जा चुकी है।
यानी मूल में जो द्वितीयक वृद्धि की आगे की घटनाएं है वो तने जैसी मिलेगी, द्विबीजपत्री तने जैसी। जिम्नोस्पर्म की मूल तथा तने में भी द्वितीयक वृद्धि होती है, एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। बिल्कुल आपको यहाँ पर यह अखंड छल्ला दिखाया हुआ है। एक प्रारूप की द्विबीजपत्री मूल में पाए जाने वाली द्वितीयक वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं यहाँ पर आपको दिखाई गई है। तो आप डायग्रामेटिक भी देख सकते हैं ये किस प्रकार से यहाँ पर एक अखंड छल्ला या लहरदार छल्ला बनता है। वातरंध्र भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है, 6.10 mm ये आपके वातरंध्र हैं। ऊपर की तरफ ये वातरंध्र हो जाएंगे और यहाँ पर आपको बार्क दिख रही है, ये बार्क या छाल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमारा सेकेंडरी ग्रोथ वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये इजी टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। आप धीरे धीरे पढ़ना। थैंक यू वेरी मच।